Assalamu alaikum. Today we have lecture number 20 and which is wave motion. So wave motion में हम जो है वो स्टडी करेंगे कि वेव जो है वो किस तरह जो है वो मूव करती हैं और वेव के मूव करने से जो है क्या चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है और वेव्स की जो है वो टाइप्स कितनी हैं. So wave motion is a kind of self-repeating periodic oscillatory motion that transfer energy from one point to another point but not matter. So जितनी भी हमारे पास जो है वो सेल्फ रिपीटिंग मोशन होगी, पीरियोडिक होगी और जो ऑसिलेटरी मोशन होंगी वो हमारे पास वेव मोशंस की जो है प्रॉपर्टी है कि वो वेव मोशन होंगी और वो एनर्जी ट्रांसफर करती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो पानी में जो है वो पत्थर फेंकते हैं और उसकी वजह से जो है वो वेव जनरेट होती हैं. तो जिसकी वजह से जो है वो पानी का जो प्रेशर है वो दूसरे एंड पे जो है वो हम फील कर सकते हैं. तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इसी तरह जो है वो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप स्ट्रिंग को पकड़ कर हिलाते हैं तो दूसरी साइड पे आपको जो है वो उसका एक प्रेशर फील होगा. तो इसका मतलब एनर्जी जो आपने इस साइड पे दी है ड्यू टू मोशन वो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे फील होगी. इस केस में ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे पास जो पार्टिकल है एक साइड पे वो दूसरी साइड पे जो ट्रांसफ़र हो गया, इस जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. जो पार्टिकल है मीडियम के, स्ट्रिंग के या वाटर के, वो सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं बल्कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो वो ट्रांसफ़र करते हैं. सो अब हम इसकी देखेंगे इसकी टाइप्स कितनी होती हैं. सो इसकी जो दो टाइप्स होती हैं. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ओनली पॉसिबल इन ऑल काइंड ऑफ मीडिया. जितने भी वो आपके पास जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उन सब में जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो होती हैं. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास एक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती हैं. और फॉर एग्जांपल जो साउंड वेव है और मेरे बोलने से जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो वाइब्रेशन की वजह से एक साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो साउंड वेव्स है जो इन एयर में, ये एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. सो अब हम देखते हैं जो ट्रांसफर वेव्स क्या होती है. सो ट्रांसफर वेव्स में क्या हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या मोशन. सो अगर जिस हिसाब से आप मूव करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे वो राइट एंगल पे मूव करेंगे और दे आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड. जो ट्रांसफर वेव है वो जस्ट सॉलिड में होगी और दे कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. मतलब जो ट्रांसफर वेव जो बनेगी वो किस पे, वो उन पे दो चीज़ होंगी, एक क्रस्ट होगी और एक ट्रफ होगी. और जैसे कि स्ट्रिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी जैसे पहले, तो स्ट्रिंग को जब आप इस तरह आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक क्रस्ट और ट्रफ जो है जनरेट्स होती हैं और पार्टिकल की जो मोशन होगी वो राइट एंगल पे होगी. और यही एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ इन स्ट्रिंग में ट्रांसफर वेव्स की. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेव्स की जो हाइट होती है उसको जो है हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. और अगर हम वेव्स की जो वो इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो इंटेंसिटी इन वेव होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी आ जाएगी. इसका मतलब ये है कि मतलब एक वेव्स का अगर एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उस वेव्स की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उस वेव्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, उसकी मोशन इतनी ज़्यादा होगी. सो intensity of the wave is directly proportional to square of the amplitude. So next हम देखेंगे अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, एक जिससे जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हम इसको एक सेंटर में रख दें तो उसकी जो साउंड की जो होगी स्पीड होगी वो हर डायरेक्शन में जो है वो इक्वली होगी. सो इस चीज़ को हम जो है वो स्फेरिकल वेव्स कहते हैं. अ साउंड सोर्स प्लेस एट द ओरिजिन एंड विल रेडिएट साउंड वेव इन ऑल डायरेक्शन इक्वली इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव्स. सो स्फेरिकल वेव्स के लिए जो अगर हम एम्पलीट्यूड देखते हैं तो इस केस में जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, जो ए नोट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के. और अगर हम जो है वो बात करते हैं पावर की, सो हमारे पास जो पावर होती है स्फेरिकल वेव्स के केस में वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो स्फेरिकल वेव्स का जो केस है जिसमें एम्पलीट्यूड हमेशा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके रेडियस के, और जो पावर होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द रेडियस. सो अब हम जो है वो एक केस ले रहे हैं जिसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक सोर्स ऑफ साउंड है और हम दो स्फेयर जो है वो ड्रा कर रहे हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं. और फर्स्ट का जो हमारे पास जो है वो R1 है उसका रेडियस, और सेकंड हमारे पास जो लार्ज रेडियस है वो R2 है. सो हम देखते हैं कि जो P1 जो है यहाँ पे जो टोटल रेडिएट पावर है और I1 जो इंटेंसिटी है एट R1 पे. इसी तरह हमारे पास जो है वो I2 जो है वो इंटेंसिटी एट R2 पे. सो ऑल द पावर और एनर्जी जो थी दैट क्रॉस R1 वो आल्सो क्रॉस
R2, मतलब जितनी पावर R1 रेडियस क्रॉस करेगी वो R2 रेडियस भी क्रॉस करेगी। सो देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो P1 हमारे पास जो पावर आती है उस केस में हमारे पास एक स्फेयर है। सो इसीलिए ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर और इंटेंसिटी I1। इसी तरह हमारे पास दो हैं तो P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अगेन 2 रेडियस है 4 पाई R स्क्वायर I2, ये हमारे पास आ जाएगा। सो अब हमें पता है कि जो दोनों स्फेयर में जो एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ। सो इसका मतलब जो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, तो जहाँ जहाँ P1 P2 उनको सेम कर लेंगे। सो इसके मतलब कि जो P और P क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और I1 हमारा 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट हमारे पास I1 I2 और R1 और R2 रह जाएगा। सो यहाँ हमारे पास 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो I1 ओवर I2 वो क्या आ जाएगा, सो I1 ओवर I2 हमारे पास हो जाएगा R2 स्क्वेयर और R1 स्क्वेयर। सो हम जो कहते हैं कि जो हमने जो फाइंड की थी कि जो पावर जो डेंसिटी होती है 1 ओवर R स्क्वेयर वेरी करती है। सो हमारे पास ये वही चीज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी कि जितना ज़्यादा रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस का हम स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी उतनी ही कम आती जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्फेरिकल वेव्स के केस की हम बात कर रहे हैं, और डिफरेंट केस में ये वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। तो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में जैसे एक साउंड वेव को हमने देखा था, तो एक साउंड वेव हमारे पास जैसे यहाँ पे वाई एक्स टी जो कि एक वेव है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स और टी है, ये वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास वाई एम जो है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साइन वेव, और यहाँ पे हमारे पास जो के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव इसको हम कहेंगे फेस। दिस इज द फेस ऑफ वेव एंड वाई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कोई भी एक हमारे पास वेव है, साउंड वेव है, तो ये हमारे पास उसका फेस होगा और ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे फाइव है, फाइव को हम जो है वो फेस कांस्टेंट कह देते हैं। और अब हम एक कहते हैं कि जब हमारे पास जो है वो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वेव्स को लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ए आ रही है यहाँ पे इक्वेशन ए में क्या किया, वाई एम साइन के, यहाँ पे मैंने के से क्या किया, के एक्स माइनस फाइव को लदा करके और माइनस ओमेगा टी को बाहर लिख लिया, और इसमें से के जो कॉमन, जब के जो है वो कॉन्स्टेंट कॉमन लेते हैं तो के एक्स जगह पे के को डिवाइड करेंगे तो एक्स रह जाएगा और माइनस फाइव ओवर के रह जाएगा। और इसी तरह अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे किया हुआ है। सो इसमें मैंने क्या किया हुआ, जो के एक्स को तो सेपरेट किया हुआ लेकिन माइनस ओमेगा टी और माइनस फाइव को लिया हुआ है, और इस केस में मैंने जब ओमेगा को जब मैं कॉमन लेता हूँ सो ओमेगा टी और ओमेगा में कैंसिल हो जाएगा, सो अंदर क्या रह जाएगा टी प्लस फाइव ओवर ओमेगा रह जाएगा। सो अब हम जो है वो हमारे पास जो ये इक्वेशन इसमें एक्स माइनस फाइव ओवर के और टी प्लस फाइव ओवर ओमेगा। सो ये इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो फेस कॉन्स्टेंट था या तो ओनली वो फॉरवर्ड मूव करेगा या तो बैकवर्ड मूव करेगा इन स्पेस और टाइम में। सो अब हम जो वो केस ले रहे हैं कि हम कहते हैं जब दो सोर्स हो जो कि प्रेजेंट हो, जब दो सोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो टोटल एम्पलीट्यूड, जब भी दो सोर्स साउंड के जो प्रेजेंट है या वेव जनरेटर प्रेजेंट है, जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा उनके दोनों का जो सेपरेटली हम जो है एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड करेंगे, मतलब दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड उनको सेपरेटली जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो इस केस में जो है वो जो पावर आ जाएगी, सो उसकी जो पावर होगी इट विल बी द सम ऑफ हमारे पास वेव y1 प्लस वेव y2 का स्क्वायर होगी। इस तरह हम उस दोनों वेव के जो पावर और जो इंटेंसिटी होती है वो हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों वेव, जब सेपरेट दो वेव का एम्पलीट्यूड हो, सो लेकिन कुछ एम को सम को जो सेपरेटली जो वो करेंगे। सो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस जो है वो होती है। सो अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि दो वेव्स है हमारे पास, सो y1 y2 इनको जो हम टोटल को ऐड अप करते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो वेव्स हैं। सो इन दोनों को अगर इनका टोटल एम्पलीट्यूड लेंगे तो इट विल बी द सम ऑफ बोथ वेव। सो हमारे पास जो वाई एक्स टी है, सो ये टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 फंक्शन ऑफ एक्स टी प्लस y2 इज फंक्शन ऑफ एक्स और टी। सो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को जो है वो पुट कर लेंगे, इन दोनों को ऐड अप करेंगे और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज़ करेंगे। सो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो अब जो इन दोनों को लिख लिया, अब इन दोनों में हमारे पास जो है वाई एम जो है वो कॉमन है,
so it will be sin kx minus omega t minus y1. so इसको जो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, अगेन प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 टू ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि हमारे पास है साइन। सो ये हमारे पास अब इन दोनों को ऐड करने के लिए जो है वो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हम उसको जो है वो यूज करेंगे फॉर्मूला। सो साइन बी प्लस साइन सी, मतलब ये दोनों साइन, इसको बी का एल इसको सी का एल, इन दोनों को ऐड करना। इस पे हम कैसे यूज करेंगे, 2 साइन 1/2 बी प्लस सी क्रॉस कॉस बी माइनस सी। सो इसलिए अगर डेरिवेशन में कराऊंगा तो लेंथ हो जाएगी। सो अब इसको जब मैं इसका सोल्यूशन जो है वो लिख लेता हूँ। सो अगर इस पे होगी सो इट विल बी इक्वल टू 2 वाई एम कॉस डेल 5/2। सो इसको अगर हम सोल्यूशन जो है ना इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है, लेकिन हमें जो उसका आंसर आ रहा है ये लास्ट पे जो हम अब ये लिख रहे हैं, इसकी जो है फिजिकल सिग्निफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये वेव्स हमें जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेल 5/2 क्या चीज़ है, ये जो है हमारे पास जो डेल 5 क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो 5 प्राइम है ये क्या चीज़ होगा। और हम देखेंगे कि जब इन दोनों वेव्स की जो डिफरेंस है उससे जो मेजर डिफरेंस है उसको स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट। सो हमारे पास जो है ये cos 5, ये वाले जो ये हम लेफ्ट टर्म जो आपको नज़र आ रही है ये इस वेव का जो है वो एम्पलीट्यूड है और ये इसका फेस है। सो अब इनको स्टडी करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगर फेस में डिफरेंस ना हो सो डेल 5 तो 0 हो जाएगा, और जैसे मैं बताया cos 0 जो है 1 होता है। अगर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर फेस डिफरेंस नहीं है सो डेल 5 क्या होगा, 0 होगा। सो cos 0 में पता है 1 होता है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो साइन वेव का विल भी मैक्सिमम होगा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यह है कि जो दो वेव जो होगी वो इन फेस होंगी, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो मिलेगी, एक रिजल्टेंट में बड़ी एम्पलीट्यूड मिलेगा वेव्स का। सो वो किस चीज़ पे मिलता है, वो हमें 0 पे भी मिल सकता है, जब cos 0 हो, cos पाई और cos 2 पाई हो। सो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेल 5/2 की वैल्यू जो है ना 0 पाई और 2 पाई के अलावा अगर एंगल जो है वो 90 हो, π/2 90 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, सो उस केस में हमारे पास जो ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, हमें आउटपुट पे कोई पल्स नहीं मिलेगी, कोई वेव नहीं मिलेगी। सो अब हम देखते हैं कि हम जो है वो जो स्पीड होती है साउंड की ना मीडियम में उसको किस तरह कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो किसी भी मीडियम में अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम उसको जो है बाय यूजिंग दिस रिलेशन जो है वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पे जो भी है वो एक बल्क मॉडुलस है, जो हमने फिजिक्स ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर जो है वो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉडुलस के, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और जितनी किसी चीज़ की डेंसिटी जो होगी मटेरियल की कम होगी उतनी ही जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। मतलब इन्वर्स रिलेशन है, अगर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा तो मतलब डेंसिटी कम है। जिस चीज़ की किसी भी मटेरियल जिस मटेरियल की डेंसिटी कम होगी उसको वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, और जहाँ जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। सो जब एक पार्टिकल को अपनी जगह से हटाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिन पोजीशन पर आने की दोबारा कोशिश करता है, और वो फोर्स कितनी लगती है इसकी वापस की तरफ आने में इसको मेजर करना होता है। इसको हम जो है बल्क मॉडुलस से जो है वो मेजर करते हैं। सो आगे हम जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि द स्पीड ऑफ अ पल्स। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ पल्स की। सो पल्स हमारे पास एक्चुअली जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, जो एनर्जी हमारे पास होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, हीट एनर्जी, साउंड वेव, कुछ भी थी, मगर जब एक एनर्जी की एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो एक बहुत कम टाइम में जो एमिट होती है, और ये इसकी जो कोई भी जो है ना इसकी शेप हो सकती है। सो लेट हम मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको तो मैथमेटिकली हम कहते हैं एनी पल्स हैज़ अ फॉर्म, जैसे कि वाई एक्स टी, जैसे हमने साइनोसाइडल वेव देखी थी पहले। सो यहाँ पर हम कहते हैं वो फंक्शन है किसका, एक्स माइनस वी टी, और यहाँ पे एक्स माइनस वी टी ये आर्गूमेंट ऑफ एक हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है, और ये हमारे पास ये उसका
एक्स माइनस वी टी जो है वो आर्गूमेंट ऑफ दिस फंक्शन का। सो अब हम देखते हैं कि एट टाइम टी जो है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, y यहाँ पे एज इट इज x और t की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ 0। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सो हम देखते हैं कि एट 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो पल्स होगी वो एक स्टिल होगी। सो मतलब वो फिक्स होगी, वो एक डिस्प्लेस नहीं कर रही, जैसे कि हमारे पास डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है। सो यहाँ पे क्या जो डॉटेड लाइन जो शो कर रही है ओरिजिन पे, मतलब जो हमारे पास जो पल्स है वो फिक्स है एट टी इक्वल टू 0। और जब हम देखते हैं कि जब टाइम जो है वो इंक्रीज करता है, सो हम देखते हैं कि जो पल्स है वो भी राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। सो एक्स माइनस वी टी पे जो पल्स है वो डिस्प्ले करती है विद वी टी के साथ। सो हमारे पास जो एक्स प्राइम आ जाएगा, सो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वी टी। सो अब हमें पता है कि जो एक्स माइनस वी टी जो है वो एक कांस्टेंट है। तो जब हम इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा, और ये माइनस वी हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पता जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा ये। सो यहाँ पे हम कहते हैं, सो इफ वी गोइंग टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ साउंड, सो द पल्स विल ट्रेवल विद अस। सो जो इस चीज़ को जो हम फेस वेलोसिटी कहते हैं।